हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम रिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 5 ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का। तो बात करता है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि 3 एंड 4 में तो पनिशमेंट है। 3 में एडवर्टाइजमेंट कोई करेगा, ठीक है, इंडिसेंट में तरीके से वुमेन को दिखाने वाली चीज़ों को, और 4 में कोई बेचेगा वेचेगा या पोस्ट को सेंड करेगा इधर पेक्यूनरी लिए, मतलब पैसे के लिए या पैसे ही सिंपली, ठीक है, तो वो दोनों पकड़े जाएंगे। अब 6 में हमने उनकी पेनल्टी करी थी कि कितने साल की सजा मिलेगी। अब सेक्शन 5 करता है उनकी बात कि पावर टू एंटर एंड सर्च। मान लीजिए कहीं पर ये ऐसी कोई फैक्ट्री है या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ये सब चीज़ें छप रही हैं या कुछ हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एंटर कर सकता है। उन सामानों को, जो सामान है वो उसे सीज कर सकता है और एग्जामिन कर सकता है। कौन कर सकता है वो अब बात करते हैं। सब्जेक्ट सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है, विद इन द लोकल लिमिट्स, अपने लोकल लिमिट्स के अंदर ऑफ द एरिया विच ही शो ऑथोराइज, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है। तो ये बात समझ जाते हैं हम कि सेंट्रल और गवर्नमेंट ने जिस पर्सन को, ठीक है, यूजुअली पुलिस ही होती है, पुलिस वैसे भी कर सकती है, ठीक है, और अगर उन्होंने कोई अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी अलग से डिपार्टमेंट कि ये इंडिसेंट या ऑप्शन चीजों को आप सीज करो, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी बात करिए। अब ये क्या कर सकते हैं, ये एंटर कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं उस मटेरियल को, और आपका एग्जामिन कर सकते हैं जहां से बन रहा है। जैसे अभी आपको समझाते हैं एंटर में, एंटर एंड सर्च ऑल रीजनेबल टाइम्स। यहाँ पर बात करी गई एंटर, यानी कि एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई जगह है, इसमें एंटर करेंगे, यहाँ पर कब एंटर करेंगे, रीजनेबल टाइम में, ये नहीं कि किसी भी टाइम पे छापा मार दिया, ठीक है, यहाँ रीजनेबल टाइम डाल दिया विद सच असिस्टेंस। अब यहाँ पर पता है मुझे बहुत सारी वुमेन्स है, ठीक है, बहुत सारी वुमेन है। अब यहाँ पर बहुत सारी वुमेन है तो यानी कि ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पर लेडी कांस्टेबल के साथ जाऊंगा, लेडीज के साथ जाऊंगा, अकेला लेडीजों को तो मैं हाथ लगाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर सच असिस्टेंस, यानी कि आप किसी की असिस्टेंस भी ले सकते हैं। इफ एनी ही कंसिडर नेसेसरी एट एनी प्लेस वेर ही रीजन टू बिलीव। अब यहाँ रीजन टू बिलीव है, देखिए, एक इंटेंशन होता है, नॉलेज होता है, और आपका रीजन टू बिलीव होता है। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा सस्पेक्शन है, इंटेंशन में आपके चांसेस इंटेंशन सोचने के ज्यादा होते हैं। जैसे मुझे ए को बी पे शक है। अब ये यहाँ पर हमारे अगर हिंदी में बात करें तो शक बोला जाएगा, पर अगर इंग्लिश में बात करें तो इसमें अलग है। ए को अगर बी पे शक है, सॉरी इंटेंशनली शक है इसके ऊपर, तो यानी कि 80% चांसेस है किसने कांड किया। नॉलेज है तो 70% है, और अगर आपका रीजन टू बिलीव है तो इट मीन्स, यानी कि जितना भी है इन दो से तो कम ही है, यानी कि सिर्फ रीजन टू बिलीव पे भी उठा सकता है। दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर 3 एंड 4 के अंदर कोई ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, और उसकी पेनल्टी जो है वो 6 में हैज बीन, और या तो हो चुका है या होने वाला है, इस या हुआ है या हो चुका था पहले भी, बीइंग कमिटेड हो चुका है। अब सीज की बात करें, सीज एनी एडवर्टाइजमेंट एनी बुक, किसी को, किसको सीज करेगा, बुक को करेगा, पैम्पलेट्स को करेगा, पेपर, स्लाइड्स, फिल्म्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इन चीजों को, फोटोग्राफ्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स, ही हैज रीजन टू बिलीव कंट्रवीन्स, यानी कि सीज करेगा। जैसे मान लीजिए मैगजीन्स है, इनको सीज कर लेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको ऑथराइज कर रखा है, ठीक है, एंटर करा, एंटर करने के बाद उसमें सब सामानों को सीज कर देगा। अब यहाँ पर मान लीजिए वो सीपीयू था, बहुत सारे सीपीयूज रखे थे, ठीक है, और आपका कंप्यूटर रखे थे, उनको एग्जामिन करना, उन्हें रिकॉर्ड करना उनके स्टेटमेंट्स को, ठीक है, तो सीपीयू को तो करेगा, तो उनको एग्जामिन करने की पावर है। एनी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड, कितने लेडीज आई कितनी नहीं गई, ऐसी चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को, एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन ए, मेंशन ए में मतलब जहां पर, इस जगह पे जहां मिलेंगे, ठीक है, इट हैज बीन फर्निश द एविडेंस द कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशबल, और उनके एविडेंस को बनाने के लिए, इधर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ऑरल एविडेंस को बनाने के लिए वो चीज कर सकता है। अब यहाँ प्रोवाइडेड एड रखा है कि नो एंट्री, एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है, सबसेक्शन शेल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस, प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस है, यानी देखिए प्राइवेट ड्वेलिंग का मतलब ऐसा निवास जहां पर आप रह सकते हैं, आप कुछ टाइम तक बिताएंगे, पर यहाँ पर कर रखा है कि प्राइवेट निवास, यानी कि घर हो गए, हाउस हो गए, ठीक है, ऐसी जगह पे आप नहीं घुस सकते। कैसे नहीं घुस सकते, विदाउट वारंट। वारंट किसका लगेगा, मैजिस्ट्रेट का लगेगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए अगर वारंट वर्ड आ रहा है तो ऑब्वियस से बात है यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का ही रूल है। प्रोवाइडेड एट नो एंट्री, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विदाउट एंट्री, विदाउट वारंट, ये वो उसका प्रोवाइजर आपका रिपीट हो गया। प्रोवाइडेड फर्दर, यानी कि आपका जब भी प्रोवाइडेड फर्दर आ जाता है तो इसका मतलब यानी कि इसके एक्सेप्शंस की बात हो रही है, यानी कि ऊपर जो लिखा है उससे हटकर बात करी गई है। मे बी दैट द पावर ऑफ सीज अंडर दिस सेक्शन may be exercised in respect of any document, article, things which contain, including, अब देखिए सिंपल सी बात है, इंटीग्रिटी, यूटिलिटी और सेलेबल में देयर ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उसे सेपरेट नहीं करा जा रहा है, ये लिखा ना कैन नॉट बी सेपरेटेड, उसको सेपरेट नहीं करा जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई आपकी मैगजीन है, उसका अगर मैंने ऊपर का पेपर फाड़ दिया तो बाकी का एविडेंस में भी टेम्पर्ड होने के चांसेस हैं, तो मैं क्या करूंगा, उस पूरे को ही कर लूंगा, सिर्फ उतने पार्ट को नहीं, सारी मैगजीन्स को ही आपका वो कर लूंगा, सीज कर लूंगा।
सेक्शन 2 क्या बात कर रहा है कि आपका जो सीआरपीसी का प्रोविजन है वही अप्लाई होगा सर्च और सीज में, जो आपका सेक्शन 94 में। सेक्शन 94 में ये है कि डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, आपका सीएमएम हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, उनको पावर होती है सीज करने की। वो उनके हिसाब से चलेगा, वो जब भी सीज करेगा। अब ये देखिए सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर एनी पर्सन सीज एनीथिंग, बी और सी में उसने जो भी चीज सीज करी है, ही शैल एज सून एज मे बी इन्फॉर्म्ड द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। यानी कि मान लीजिए ये शादरा है, शादरा में से पुलिस वाले ने कुछ करा, अब ये जो हाथ से करा ये आता है गोरख पारक, गोरख पारक जो आता है वो आपका शादरा पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। तो वहां का जो मजिस्ट्रेट होगा उसे बताएगा कि देखिए हमने ऐसे से इसको कस्टडी में लिया और ये चीजें हमने सीज करी है, उनके बारे में उसे बताएगा। अब बात कर जाए सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 की बात करें तो ये बात करता है आपका ऑफेंस बाय कंपनीज। अगर कंपनी ऑफेंस करती है तो क्या होता है, इसके साथ हमें सेक्शन 141 एनआई एक्ट का भी पढ़ना जरूरी है। जैसे एनआई एक्ट में भी बात करी गई है कि अगर कोई ऑफेंस करता है कंपनी के थ्रू, तो मतलब कंपनी के थ्रू अगर कोई ऑफेंस होता है उन्हें भी क्या सजा मिलेगी, तो ये भी बात ऐसे ही करता है। व्हेन ऑफेंस इज अंडर दिस एक्ट का मतलब 3-4 हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी, कोई कंपनी कर रहा है, एवरी पर्सन हु हैज एट द टाइम वाज कमिटेड इन चार्ज। अब देखिए इसका इंचार्ज का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, इस कंपनी का इंचार्ज कौन होता है, इसके बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, सबको नहीं पता होता कि कंपनी में क्या क्या चल रहा है, तो इसका इसलिए इनको बना दिया जाता है सीईओ, सीईओ बना देते हैं। अब ये भी एक सीईओ होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं, तो ये भी अब क्या करते हैं, इनका इंचार्ज बना देता है। तो जो भी उस कंपनी का इंचार्ज होगा, ठीक है, जो उस हेड को डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होता है और जिसको नॉलेज होती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसको ही सजा मिलेगी। यही बात करता है कि जो उस कंपनी का उस वक्त का एट दैट टाइम, यानी कि जब एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, जब ऑफेंस हुआ उस वक्त इंचार्ज कौन था, उसी को सजा मिलेगी। रिस्पॉन्सिबल द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस शैल बी लायबल प्रोसीड अगेंस्ट द पब्लिक। अब कहां पर सजा मिलेगी, सेक्शन 6 वाली सजा मिलेगी उसे। यानी कि कंपनी का अगर कोई सीईओ है, मैनेजर है, डायरेक्टर है और जिसको नॉलेज है कि ऐसा हुआ है, तो उसी को सजा मिलेगी। अब यहाँ देखिए प्रोवाइडेड एट नथिंग इन सेक्शन, अब यहाँ पर देखिए डिफेंस मिल रहा है, डिफेंस की बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए उसको विदाउट हिज नॉलेज, उसको नॉलेज ही नहीं थी, जैसे मान लीजिए मैं कंपनी का सीईओ हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट हेड है वो ये ऐसी बदतमीजी करने जा रहा है, वो ऐसे वुमेन को इंडिसेंट वे में दिखाने वाला है, और मेरी कोई सबूत भी नहीं है उनके पास, प्रोसिक्यूशन के पास, कि ऐसा कोई सबूत कि सीईओ को पता था, और मैं क्या कहूंगा, मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी, तो मुझे डिफेंस मिल जाएगा और मुझे सजा नहीं होगी। अब बात करता है सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 कहता है नथिंग विद इन सेक्शन वेयर एंड द ऑफेंस। अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों को पता है, सीईओ को भी पता था, डायरेक्टर को भी पता था, मैनेजर को भी पता था, कंपनी के सेक्रेटरी को पता था, इन सबको पता था, तो इन सबको सजा मिलेगी इक्वली। तो ये बात करा है। फिर बाद में बात करता है कि कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी में डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, सेक्रेटरी होता है, शैल बी प्रोसीड अगेंस्ट पनिश अकॉर्डिंगली, उनको उस हिसाब से सजा मिलेगी। कंपनी की बात बताइए कि एक कॉर्पोरेट इंक्लूड हो गई, इधर आप प्राइवेट कंपनी भी हो गई या लोकल आपका पब्लिक कंपनी भी हो गई, ये सब बात है। डायरेक्टर का मतलब होता है जो उस फर्म से रिलेशनशिप रखता है। अब सेक्शन 8 की बात करी जाए। अब देखिए सेक्शन 3 में और 4 में तो हमने बात करी डेफिनेशन क्लॉज था, कोई एडवर्टाइजमेंट करता है वुमेन की इंडिसेंट वे में तब उसे सजा मिलेगी। 4 में आपका कोई बाय पोस्ट बेचता है, बाय बुक बेचता है या मतलब ऐसी कुछ चीजें सेंडिंग करता है या कुछ करता है, पब्लिकेशन करता है, तो उसे होता है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट था, यहाँ पर आपका सिंपल बेचना बेचना ऐसे समझ लीजिए। और अगर इसकी पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 6 में थी। अब ये कैसा होगा, कौन सा नेचर का होगा, कॉग्निजेबल नेचर का होगा। यहाँ पर लिखा कॉग्निजेबल यानी कि एफआईआर होगी होगी, और बेलेबल नेचर का होगा, यानी कि आपको पुलिस वाले सीधा छोड़ देंगे। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 बात करता है कि अगर गुड फेथ में मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर था, उसने एंटर कर लिया था कि उसे लगा कि यार यहाँ पर कुछ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन वाली सामान पड़ा है, मटेरियल पड़ा है, एंटर करता है, सीज करता है और या एग्जामिन करता है, तो बाद में पता चलता है यार नहीं यार ये यहाँ पर तो ऐसा कुछ निकला ही नहीं, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई केस लेकर नहीं आया जा सकता अगर उसने गुड फेथ में करा है। गुड फेथ में मतलब यानी कि आपका उसने कोई गुड फेथ में काम करा है, यानी कि प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए थे और कोई रिवेंज वे में नहीं किया था, तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं लिया जा सकता। तो ये बात करता है कि नो केस, कोई केस नहीं लिया जा सकता आपका किसके अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या उन्होंने जो आपका गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे हैं इन चीजों के लिए, यानी कि पुलिस वुलिस हो गई या जो भी उन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा है इन चीजों को करने के लिए, उनके खिलाफ आप कोई केस लेकर नहीं आ सकते। अब सेक्शन 10 बात करता है, सेक्शन 10 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि इसके जो एक्ट के अंदर से रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा। इसमें बनाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। साथ ही साथ में जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी तो दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट में लेकर आएगी और 30 डेज में उन्हें पास करना पड़ेगा। और किससे रिलेटेड, इसकी कौन सीज कर सकता है, कौन सीज नहीं कर सकता,
फोरगोइंग पावर्स, उसमें आपने कुछ अगर अमेंडमेंट करना है कि नहीं ये चीजें भी इसमें इंक्लूड आएगी, ये सब चीजें आएंगी, तो इसमें कौन करेगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। पावर टू मेक रूल्स, यानी कि रूल्स इसके रिलेटेड बनेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम इसमें जजमेंट्स रह गई हैं, जो जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम इसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।